हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मुझे मालूम है कि आप लोग इस समय टीजीटी 2021 की जो भर्तियां आई हैं उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अक्सर देखा जाता है कि यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स मिलते हैं और उन लेक्चर्स में आपको शॉर्ट ट्रिक जनरली बताए जाते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये शॉर्ट ट्रिक हमारी तब फेल हो जाती हैं जब क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा थोड़ा-सा चेंज हो जाता है या लैंग्वेज थोड़ी-सी हमारी बदल जाती है। अगर हम उस लैंग्वेज को बदलने के बाद नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ के जाते हैं तो हम थ्योरी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते। इसलिए मैंने आप सबके लिए ये सोचा है कि मैं अपने लेक्चर तैयार करूँगा और आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता हूँ। तो चलिए लीजिए दोस्तों, आपके सामने मैं आज पहला टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसमें हमारा टॉपिक वाइज आपके अलग-अलग जो ईयर्स हैं उसमें पूछे गए टीजीटी, पीजीटी के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है। तो पहला टॉपिक है दोस्तों आप सबके लिए जिसका नाम है सेट थ्योरी, मैपिंग एंड बाइनरी ऑपरेशंस। आप देखेंगे इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जिनमें अगर आपको थ्योरिकल नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आप यहाँ देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है सेट थ्योरी, मैपिंग और बाइनरी ऑपरेशन का, जिसमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कोई फंक्शन f है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है कि वो R2R में डिफाइन किया गया है। दो फंक्शन है f और g, दोनों ही R2R में डिफाइन किए गए हैं और इन फंक्शन को इस तरीके से लिखा गया है कि fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। देन आपको बताना है g ऑफ f2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा दोस्तों? ये पीजीटी 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके चार ऑप्शन है ए बी सी डी, ए है 2, बी है 6, सी है 2 और डी है 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारा फंक्शन जो fx है दोस्तों वो है fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, जबकि gx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर हमें g ऑफ 2 निकालना है, g ऑफ फंक्शन 2 निकालना है तो सबसे पहले हम उसको जब इस प्रकार से लिखते हैं इसका मतलब होगा कि पहले हम f2 की वैल्यू निकालें। f2 की वैल्यू निकालने के लिए ये आपका फंक्शन है। इस फंक्शन में आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 2 रख देंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ रखा और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये सॉल्व होके g1 यानी अंदर आपका 1 बच गया। अब जो ये वैल्यू है ये एप्लीकेबल है इस फंक्शन gx के ऊपर। जैसे आप इसमें gx लगाते हैं तो ये टोटल आ जाता है 6। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन हुआ? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। यहाँ आपके चार ऑप्शन है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और रियल नंबर। ये टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली हम क्या कर लेते हैं, हम रट लेते हैं और इसलिए हम उसका सही आंसर कभी कभी अगर थोड़ा सा भी चेंज किया जाए तो नहीं दे पाते। तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का सेंस क्या है। इसके लिए कुछ थ्योरिकल पोर्शन आपको समझना जरूरी है। देखिए कोई भी सबसेट जो कि सपोज कर लीजिए हमने S मान लिया है, वो सबसेट ऑफ R है यानी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो ये बाउंडेड कब कहा जाएगा? ये बाउंडेड तब कहा जाएगा, इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं और वो कंडीशंस कौन सी होती हैं कि इफ S इज द सबसेट ऑफ R said to be bounded if there exists a real number k such that, दो कंडीशन है, if the value of k is greater than is equal to x where x belongs to the value to s, and the second condition is when the x is less than equal to k is less than equal to x। इन दोनों ही कंडीशन को अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत हल कर देते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने कहा है कि कौन सा सेट बाउंडेड है। तो बाउंडेड के लिए हमें दो बातें और सीखनी है जिन्हें हमें माइंड में रखना चाहिए कि अगर कोई भी रेशनल नंबर आता है, कोई भी आपका रेशनल नंबर आता है तो वो ऑलवेज बाउंडेड होता है, बाउंडेड बिलो टू आर। रियल नंबर से ऑलवेज बिलो बाउंडेड रहता है। जो इंटीजर्स होते हैं वो ऑलवेज बाउंडेड होते हैं अबव टू आर।
अब अगर आप इन दो बातों को अच्छी तरीके से समझते हैं तो आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों तो क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं, ना जेड कर रहा है ना क्यू कर रहा है, रियल नंबर तो हो ही नहीं सकता बाउंडेड, क्योंकि इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चलेगा। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बाउंडेड है, जो कि कंडीशन नंबर 2 को क्वालिफाई करता है। तो आप ये थ्योरी भी पढ़ लें और ये कंडीशन माइंड में रखें तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक फंक्शन है। चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हम सिर्फ थ्योरी, मैपिंग और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से लेकर चलेंगे। धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे और फिर आपको हर टॉपिक पे थ्योरिकल और डेप्थफुल नॉलेज देंगे, जिससे अगर क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदल भी दी जाए तो आप उसको अपनी ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। ट्रिक तभी एप्लीकेबल है जब आपको उसकी थ्योरिकल नॉलेज होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ एक फंक्शन है f, डिफाइंड है R2R, और इसको इस तरीके से लिखा गया है fx = 3x - 4। देन हमें निकालना है f इनवर्स x, और इसके चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है x + 4/3, बी है x/3 - 4, सी है 3x + 4 और डी है नन ऑफ दीज। आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही आंसर कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है कि जिसको भी हमें डिफाइन करना है, जिसका भी हमें इनवर्स निकालना है, उसको हमें y के बराबर निकाल देना है और उसकी x वैल्यू निकाल देनी है। x को y के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें फिर से हम एक बार x लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको मालूम है कि fx = y है तो f इनवर्स y = x होगा, ठीक है, और x की वैल्यू आपने ये निकाली, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस प्लेस पर जिसको आप f इनवर्स y = दिस करें, अगर इस वेरिएबल को हम x से फिर से रिप्लेस कर दें तो देखिए x + 4/3 आ जाएगा। तो आपने देखा है कि f इनवर्स x का ऑप्शन आ चुका है, x + 4/3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4, ये भी फंक्शन से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, f such that R2R be a function defined by a function x minus m upon x minus n where m does not equal to n, then इन्होंने 4 ऑप्शन दिए कि अगर ये फंक्शन है और तो आप बताइए कि mn इक्वल ना होने पर इनमें से कौन सी कंडीशन क्वालिफाई करेगा। पहली कंडीशन है f is 1 1 into, दूसरी है f is 1 1 on 2, तीसरा है f is many 1 into, और चौथा है f is many 1 on 2। देखिए दोस्तों क्या होता है कि वैसे तो करेक्ट करने के लिए अगर हम आपको बोलें तो तुरंत इसका आंसर देखते ही पता चल जाता है कि ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ऑप्शन नंबर ए को जानने के पहले हमको ये नहीं पता कि 1 1 into क्या है, 1 1 on 2 क्या है, मेनी 1 on 2 क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को करने में रट कर तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको उसकी कंप्लीट थ्योरी का नॉलेज नहीं होता, जबकि ट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए थ्योरी आपको आनी जरूरी है। तो चलिए हम आपको यहाँ थ्योरी समझाते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए यहाँ पर दो वैल्यूज आपने कोई भी रियल नंबर की ले ली, जैसे मान लो हमने मान लिया कि एक्स वाई बिलोंग टू आर है, तो हमने क्या किया कि जो हमारा फंक्शन था, अगर हमें 1 1, क्योंकि हमें एक एक चेक करना है तो हम आपको 1 1 के बारे में पहले समझाते हैं। अगर हमें 1 1 दिखाना है तो हमें क्या करना होगा, कोई भी दो वैल्यू जो हमने ली है उसके ऊपर फंक्शन को इस तरीके से लिखना होता है, f(x = f(y), यानी इन दोनों वैल्यू पर फंक्शन को डिफाइन करिए जो आपका फंक्शन गिवन है। जैसे आपने इन दोनों को डिफाइन किया, fx तो ऑलरेडी गिवन था, fy का मतलब हुआ जहां x था वहां y लिख दिया, और जब आपने इनको लिखकर सॉल्व किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली mn कट जाएगा, x = y आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हर वैल्यू x और y के लिए डिफाइंड है इस फंक्शन के द्वारा। इट मीन्स यहाँ पर ये 1 1 नेचर का है, यानी हर एक वैल्यू के लिए सेपरेट वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका पहला है 1 1, लेकिन साथ में वहां लिखा हुआ है इनटू। अब इनटू कैसे प्रूव करते हैं? इनटू के लिए हम क्या करते हैं कि चूंकि ये रियल नंबर है, फंक्शन हमारा रियल नंबर का है, रियल नंबर में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो रियल नंबर में हम एक वैल्यू सडनली ले लेते हैं। अब मान के चलते हैं जो हमारा फंक्शन यहाँ गिवन था, ये वाला फंक्शन, इसकी वैल्यू हम मान के चलते हैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमारी रियल नंबर की है अल्फा, यानी अगर ये रियल नंबर है तो डेफिनेटली ये रियल नंबर ही आएगा सॉल्व करने के बाद। तो हमने मान लिया कि वो एक अल्फा वैल्यू है। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे
और x को अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस एन एल अपान 1 माइनस अल्फा। अब देखिए जो अल्फा क्या है, ये अनडिफाइंड है, तो हम कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हमने अल्फा को 1 मान लिया, 1 एक रियल नंबर है। जैसे हमने अल्फा को 1 माना और हमने यहाँ रखा अल्फा के प्लेस पर, ऊपर भी रखा नीचे भी रखा, तो आपने देखा कि ऊपर तो m माइनस एन आ गया, नीचे 1 माइनस 1 जीरो आ गया, और जीरो पर कोई वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती क्योंकि इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब हुआ कि ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है। और जब भी कभी ऐसा हो तो उस सिचुएशन में ये फंक्शन 1 1 के साथ इनटू कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसको हम बोलेंगे 1 1 इनटू फंक्शन। तो थ्योरी दोस्तों बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आपको ट्रिक नहीं बल्कि थ्योरी से पढ़ाने का निश्चय किया है कि आपको थ्योरी से, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए हम आते हैं, ये भी फंक्शन से है, ये आपका इंटीजर टू इंटीजर फंक्शन डिफाइंड है और फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और आपको एफ ऑफ एफ माइनस 2 निकालना है। आंसर है आपके -2, -1, 1 एंड 2। इनमें से आपको कौन सा टिक करना है मुझे मालूम है, आपको पता है कैसे करना है। बस आप सीधा सबसे पहले जो फंक्शन है वहाँ पर -2 रख के सॉल्व करिए, देखिए 0 आ जाएगा। उसका फर्दर आप एफ ऑफ एफ माइनस 2 निकालना है, तो फिर से ये जो वैल्यू आपने निकाली है 0, यानी अब ये कंप्लीट वैल्यू ट्रांसफर होकर आ गई है f0। अगर ये f0 आ गई है तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x वहाँ इसको 0 रख दीजिए, सेटिस्फाई कराइए -2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज -2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर थ्योरी आपको आती है तो आप इसका तुरंत आंसर दे देंगे। इसके लिए हमें बहुत सारी थ्योरी आपको सिखानी होगी, तो हम थ्योरीज की जरूर पढ़ेंगे और मैं आपसे कहूँगा कि आप इसकी थ्योरी को नोट डाउन कर लें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड अगर आते हैं तो उसमें ये थ्योरी आपको अगर आती है तो आप निश्चित तौर पर उसका करेक्ट और सही आंसर दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट सा लग रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि s इज डिफाइंड एज x बिलोंग टू इरेशनल नंबर और x की वैल्यू लाइज करती है -1 से 1 के बीच में। इन्होंने कहा कि जो फंक्शन है इरेशनल टू s, उसको इन्होंने डिफाइन किया इस तरीके से x अपान 1 प्लस मॉड x वेयर x बिलोंग टू इरेशनल नंबर, IR स्टैंड पर इरेशनल नंबर। देन 4 ऑप्शन है, f इज ओनली इंजेक्टिव। देखिए मैंने यहाँ कैपिटल F भी लिखा है लेकिन इसको स्मॉल f कह सकते हैं, तो आप कैपिटल F और स्मॉल f में कंफ्यूज ना हो, ये दोनों बराबर हैं। लिखने में मैंने f कैपिटल लिख दिया ताकि आपको दिखाई पड़े। f इज ओनली इंजेक्टिव, f इज ओनली सर्जेक्टिव, f इज ओनली बाइजेक्टिव एंड नन ऑफ दी। अब देखिए दोस्तों आंसर देने के पहले हमें इंजेक्टिव पता होना चाहिए, सर्जेक्टिव पता होना चाहिए, बाइजेक्टिव पता होना चाहिए। जब तक हमें इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव नहीं पता है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को रट के तो कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आ जाए, आपको आंसर याद हो तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको अगर आंसर याद नहीं है तो आप निश्चित तौर पर कंफ्यूज होंगे और तुक्का लगाएंगे। ट्रिक तो यहाँ एप्लीकेबल होनी नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रिक अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी थ्योरी होनी चाहिए। थ्योरी आपको आती नहीं, कोई ट्रिक फंक्शन के केस में ट्रिक्स नहीं चलती, ये आप बिल्कुल कसम खाकर नोट कर लीजिए। ट्रिक्स चलती हैं ट्रिग्नोमेट्री के केस में, डिफरेंशिएशन के केस में, इंटीग्रेशन के केस में, इन चीज़ों में तो ट्रिक्स चलती हैं, डिटर्मिनेंट्स में चलती हैं, मैट्रिक्स में चलती हैं। लेकिन अगर आप फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी ट्रिक्स नहीं चलती, ये आप नोट डाउन कर लें। अगर आपको कोई ट्रिक बताता है तो 1-2 क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी, लेकिन फर्दर वो ट्रिक ऑलवेज की एप्लीकेबल नहीं होती है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको पहले इन सारे ऑप्शंस में लिखे हुए फंक्शन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। और दोस्तों मुझे विश्वास है कि मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगा तो आपको कंप्लीट फंक्शन की जानकारी हो जाएगी, जो अभी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन में होंगे वो भी दूर हो जाएगी। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आते हैं इंजेक्टिव केस में। इंजेक्टिव कहें या हम 1 1 फंक्शन कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। इंजेक्टिव कहें या 1 1 फंक्शन कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। और ये कैसे डिफाइंड होता है, इसको डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं अ फंक्शन f such that a to b is said to be 1 1 or injective if different element of a have different element of b। यानी कोई भी फंक्शन जो a to b में डिफाइन किया गया है वो 1 1 इंजेक्टिव तब होगा जब हर एलिमेंट ऑफ ए के लिए, यानी एलिमेंट ऑफ ए ले लीजिए, उसके हर एक एलिमेंट के लिए एक डिफरेंट इमेज आपको एलिमेंट में बी में मिलेगी। तो चलिए ये डेफिनेशन तो आपने समझ ली, हो सकता है डेफिनेशन से भी अभी आपको
कुछ कंफ्यूजन हो तो हम आपको इसका एक एग्जाम्पल भी लेकर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया a to b, जिसको हमने लिखा कि ये एफ ए सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू ए। ये तो डेफिनेशन से ही हमने लिख दिया। अब देखिए आप इस ग्राफ के माध्यम से सब समझ सकते हैं, अगर ये कोई सेट ए है और ये सेट बी है, अब आप केयरफुली देखें, डेफिनेशन ये कहती है इसका हर एलिमेंट का एक इमेज यहाँ पर होगा, बी में होगा, ये श्योर है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि बी का हर एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसका हर एक इमेज यहाँ होना चाहिए, ये जरूरी है, और वो भी इंडिविजुअल सेपरेट। कैसे? देखिए जैसे यहाँ हमने एलिमेंट मान लिए A1 A2 A3 A4, यहाँ हमने B1 B2 B3 B4 B5 मान लिए, ठीक है। अब अगर आप देखें तो A1 हमारा जो है B2 को बिलोंग करता है, A2 हमारा B4 को करता है, ऐसे ही अगर हम A3 करें तो वो B1 को कर रहा है और A4 हमारा B3, यानी इसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, इसके सारे एलिमेंट किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फंक्शन आपका यहाँ पे बन रहा है। तो जब इस प्रकार का कोई फंक्शन होगा तो वो इंजेक्टिव यानी वन वन फंक्शन कहलाता है। हर एक सेपरेट इमेज की एक सेपरेट इमेज यहाँ पर आपको मिल रही है, ठीक है। यहाँ कोई एलिमेंट अगर छूट जाता है तो ओके, लेकिन यहाँ कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसका इमेज यहाँ ना हो। अगर उल्टा हो जाता है तो आपकी डेफिनेशन फेल कर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था आपका सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव फंक्शन कहें या ऑनटू फंक्शन कहें, ये दोनों एक ही होते हैं, सर्जेक्टिव या ऑनटू। अब डेफिनेशन क्या कहती है? कोई भी फंक्शन f a to b is said to be an onto function or surjective function if every element of b is image of same element in a, यानी हर एक एलिमेंट जो b है उसका प्री एग्जिस्टिंग इमेज a में आना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है। अब अगर आप डेफिनेशन समझ गए तो सपोज कर लीजिए हमने एक एग्जांपल तौर पर फंक्शन ले लिया कि इफ f इज इक्वल टू b फॉर और रेंज ऑफ f इज कोडोमेन ऑफ f, thus for every b belong to b there exist a belong to a such that f equal to b। अब देखिए ये इस डेफिनेशन के हेल्प से हमने इसको लिख दिया, इसी लैंग्वेज को हमने दूसरी तरीके से लिख दिया, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका कोई फंक्शन g है जो x to y में डिफाइंड है, तो आप मान लीजिए x के एलिमेंट यहाँ आप कुछ ले लेते हैं, y के एलिमेंट कुछ ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया है x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 y4। तो अब आप देखें कि जब हम इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो इस डेफिनेशन को कैसे हम ट्रांसमिट कर लेते हैं। देखिए x1 y1 को बिलोंग करता है, x2 और x3 दो एलिमेंट यहाँ पर y2 को मैच कर रहे हैं, यहाँ से x4 आपका y4 को मैच कर रहा है, और y5 जो है वो y3 को कर रहा है। अब आप यहाँ देखें अगर केयरफुली तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस x वाले जो एलिमेंट है उसका y में जरूर से कोई ना कोई किसी ना किसी एलिमेंट से लिंक है। ये कंडीशन अलग है कि x के एक से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज y में आपको मिल रही है, लेकिन y का एलिमेंट कोई भी फ्री नहीं है। इसके पहले में y का एलिमेंट एक फ्री था, यहाँ ऐसा नहीं है। तो जहां पर ऐसा हो कि x के सारे एलिमेंट की इमेज यहाँ पाई जाती हो और ये भी हो कि x के एक ही एलिमेंट की दो एलिमेंट की अलग अलग इमेज यहाँ, दो एलिमेंट की एक ही इमेज यहाँ y में मिलती हो, तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि वो एक सर्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम सर्जेक्टिव फंक्शन को समझ सकते हैं आंसर देने के पहले। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ था बाइजेक्टिव, ठीक है, मेनी वन फंक्शन पहले, उसके पहले मेनी वन फंक्शन एक और है वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए मेनी वन फंक्शन क्या होता है, इसमें कहा गया है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ टू आर मोर एलिमेंट बिलोंग्स टू ए हैव द सेम इमेज इन बी, यानी ए के एक या दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज होनी चाहिए बी में। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर सपोज कर लीजिए x एंड y दो सेपरेट स्पेसेस हैं, इनके एलिमेंट हैं x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 y4 y5। अब आप देख सकते हैं
कि x1 और x2 दोनों y4 को सूट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं x3 और x4 y2 को बिलोंग करते हैं और y5 आपका y3 को बिलोंग करता है। तो ये चीज प्रूफ हो गई कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो A के हैं उनका सेम इमेज इन B होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो ये दो एलिमेंट हैं, इनका एलिमेंट एक ही है y, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दो हैं, इनका एक एलिमेंट एक ही है। तो ये मेनी वन जैसा वर्ड बोला है, मेनी पहले वन बाद में, इसका मतलब इसके बहुत सारे एलिमेंट, इसका एक ही एलिमेंट। तो इसके एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा, तो वो जब इसमें मैच करने लगे, और यहाँ पर आप देखना, यहाँ कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर कोई भी इमेज छूटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट पाया जाता हो इसमें जिसकी यहाँ पर कोई भी प्री इमेज नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसमें और इसमें बड़ा कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती कि इसका कोई प्री इमेज यहाँ ना हो और यहाँ कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। ये 1-1 की कंडीशन, ऑन टू की कंडीशन है। लेकिन अगर मेनी वन की बात करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट बिजी होंगे, इसके कई एलिमेंट की एक ही इमेज यहाँ होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई ना कोई एलिमेंट एक आधा ऐसा हो जिसका कोई प्री इमेज इसमें x में आपको ना मिले। ठीक है, तो ये हुआ मेनी वन फंक्शन की बात। अब मेनी वन फंक्शन जब आपने समझ लिया तो अब आते हैं बाइजेक्शन के बारे में, क्योंकि बाइजेक्शन ऑप्शन में है। तो बाइजेक्शन क्या है? देखिए, बाइजेक्शन में दो कंडीशन एक साथ आनी चाहिए। अगर बाइजेक्शन मतलब बाई मीन्स डबल, तो जहां पर 1-1 ऑन 2 यानी ये दोनों कंडीशन होल्ड करे कि फंक्शन 1-1 भी हो ऑन 2 भी हो, तो वो फंक्शन कहलाता है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन की डेफिनेशन है, आप अपना देख लें, पढ़ लें, नोट कर लें। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। अगर कोई फंक्शन a to b हमने लिया है जो इस तरीके से दिखाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट है a1 a2 a3 a4, यहाँ b1 b2 b3 b4। तो आप देख सकते हैं a1 की इमेज है b3, a2 की इमेज है b4, a3 की इमेज है b1, a4 की इमेज है b2, यानी हर एलिमेंट की एक सेपरेट इमेज है। सेपरेट मीन्स 1-1 हो गया। ठीक है, और ऑन टू भी है। ऑन टू इसलिए क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है जिसकी यहाँ इमेज ना पाई जाती। तो ये ऑन टू भी है और 1-1 है, तो इसको बोलते हैं बाइजेक्शन। ठीक है, ये बाय। अब आपको आते हैं क्वेश्चन पे। ये आपका फंक्शन दिया हुआ था, ये ऑप्शन था। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको चेक करने के लिए हम जो फंक्शन डिफाइंड है उसको कुछ लेट कर लेते हैं। हमने मान लिया कि सपोज कर लो इस फंक्शन की वैल्यू x1 आ गई। ठीक है, अब जो फंक्शन आपका इस तरीके से है कि वहां नीचे एक मॉडुलस गिवन है, तो जब मॉडुलस फंक्शन आता है तो फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन करना होता है। एक बार x लेस देन के लिए इसको करेंगे और एक बार x ग्रेटर देन के लिए करेंगे। तो जैसे आपने x लेस देन वाला केस लिया, ये आर टेकिंग x लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू x1 तो मानी थी, लेकिन लेस देन x का मतलब हुआ मॉड की वैल्यू माइनस में लेनी पड़ेगी, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस वाला साइन। जब माइनस होकर इसको आप सॉल्व करेंगे और x को अलग कर लेंगे, यहाँ से x को x1 के फॉर्म में ले आएंगे, तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू x1 अपान 1 प्लस x1। अब दूसरी तरफ आते हैं, जब हम ये साइन बदल देते हैं x ग्रेटर देन 0, तो मॉड x जो यहाँ था उसको प्लस x मानेंगे, तो ये जो चीज़ थी वो इस तरीके से लिख दी जाएगी। अब यहाँ से आप फिर x की वैल्यू x1 के फॉर्म में निकालेंगे, देखिए ये आ गई। तो हम यहाँ क्या पा रहे हैं, हम यहाँ ये पा रहे हैं कि दो एक ही वैल्यू निकाली और मैंने देखा कि भाई क्या वो फंक्शन को की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो हाँ कर रही है, क्योंकि x1 जो कि s को बिलोंग करता है, इसकी हर एक वैल्यू के लिए एक ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है रियल नंबर में जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई नहीं करता तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं आती। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन जो है वो हमारा सर्जेक्टिव है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, और इसलिए भी करेक्ट क्योंकि सर्जेक्टिव की कंडीशन को होल्ड करता है। सर्जेक्टिव क्या होता है वो मैंने ये आपको पीछे बता दिया। चलिए अब हम चलते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगा क्योंकि हमें थोड़ा सा डिटेल और फंक्शंस जो बेसिकली 4-5 प्रकार के हैं उनको सबको डिफाइन करना पड़ा, और डेफिनेशन मैंने लिख दी है, आप लोग उसको पढ़ लें, नोट कर लें, आपको बहुत बेनिफिट देगा। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जाता, यही एज यूजुअल आ जाते हैं, तो आप देखते भी टिक कर सकते हैं, लेकिन अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखकर बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। क्या ये पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है, लेकिन चुटकियों में सॉल्व होता है। कैसे? तो दोस्तों देखा इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को देखकर आंसर मिल सकता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है x इज डिविजिबल बाई 4, x इज डिविजिबल बाई 12, x इज डिविजिबल बाई 24 इन और नन ऑफ दीज। तो आपको क्या करना, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा। तो ये तो पहले ही देखते कैंसिल हो गया। इन तीनों में जब आए तो इन तीनों में अब ये एक तो है कि भाई आप ए सेट बनाए, बी सेट बनाए, सी सेट बनाए, फिर उनका तीनों का इंटरसेक्शन निकालें। टाइम कंज्यूमिंग है, आंसर आ जाएगा नो डाउट। लेकिन आपको क्या करना, ऑप्शन उठाना है, ऑप्शन में एलसीएम ले लेना। एलसीएम जैसे निकालेंगे, जितना एलसीएम आता है वो जिसमें बिलोंग करता है वही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन। आप देखेंगे कितना बड़ा क्वेश्चन और कितनी इजीली और शॉर्ट में हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इज अ फंक्शन फ्रॉम n to n, n to r to n, r to r. Natural number to natural number, natural number to real number, real number to natural number, और real number to real number. इन्होंने कहा सीक्वेंस होता क्या है, द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर है उसका सीक्वेंस क्या है, वो किस प्रकार का फंक्शन होता है, इनमें से कहाँ से डिफाइन होता है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का कोई सीक्वेंस नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप n to n जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं शामिल होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब आते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि नेचुरल नंबर अगर हम 1 2 3 4 से चाहें तो माइनस की तरफ भी जा सकते हैं और चाहे तो प्लस तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अभी आगे उल्टा भी लिखा है, तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। r to n जाते हैं। r to n में क्या है कि r तो रियल नंबर है, रियल नंबर आपका जो होता है वो माइनस प्लस सब कुछ होता है। तो इसका मतलब हुआ कि r से नेचुरल नंबर की तरफ मतलब प्लस वैल्यू ही लेंगे, इसका नेगेटिव नंबर छूट जाएंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ये और ये तो क्वालिफाई नहीं कर रहे, इस पे डाउट है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। रियल टू रियल, कोई भी फंक्शन रियल टू रियल हो सकता है, लेकिन वो एक सीक्वेंस की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, सीक्वेंस की डेफिनेशन में नहीं आता। सीक्वेंस की डेफिनेशन में कब आएगा, जब आप नेचुरल नंबर से रियल नंबर को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ लाई करता है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज n to r। तो इसमें आप सीधा सा है कि कोई फंक्शन n to r डिफाइन है अगर इस प्रकार से an is equal to fx फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हर n नेचुरल नंबर के लिए fx की एक वैल्यू आनी चाहिए, जो कि इसी केस में पॉसिबल है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज n to r एक सीक्वेंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है। x एक सेट है ABCD, y एक सेट है 4 5 6 7, आपको यूनियन बनाना है। ये 4 ऑप्शन है, देखते टिक कर देंगे, सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका 10th है। 10th क्वेश्चन TGT 2005 में पूछा गया है। यहाँ पर एक फंक्शन है f रियल टू रियल डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1/x। आपको बताना है कि f कैसा है, 1 1 है, 1 1 into है, मिनी 1 and 2 है, 1 1। अब देखिए अभी मैंने आपको इसी वीडियो में आगे एक्सप्लेन कर दिया है कि हर टाइप के फंक्शन कैसे होते हैं। तो आप अगर जानते हैं तो आप फटाफट निकाल ले जाएंगे। फिर भी चले इसको फटाफट देखते हैं कि ये है क्या। तो 1 1 into मिनी 1 and 2 1 1। देखिए इनको चेक करने के लिए नन ऑफ दीज वाला अगर कॉलम हो ऐसे केसेस में तो जरूर उसको पहले देखना चाहिए। नन ऑफ दीज कब होगा, जब ये डिफाइन नहीं होगा। अब अगर देखिए ये रियल टू रियल यानी रियल नंबर की कोई भी वैल्यू ले उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो रियल नंबर में क्या है, जीरो भी आता है, तो सबके लिए सेटिस्फाइड हो सकता है। जीरो के लिए देखिए जैसे जीरो रखा तो ये इनफाइनाइट हो गया, जैसे ही इनफाइनाइट हुआ इसका मतलब कि जीरो पे तो फील्ड हो गया भैया। अब अगर जीरो पे फील्ड हो गया तो फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ना 1 1 into ना मेनी 1 and 2 ना 1 1, सीधा आंसर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो ऐसे यहाँ पे देखिए ट्रिक आपने लगा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये TGT 1999 का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि अगर दो फंक्शन है एफ एन जी, उनको इस तरीके से डिफाइन किया गया, एफ एक्स है 3x + 1 और एफ ऑफ जी एक्स ये गिवन है, एफ ऑफ जी एक्स गिवन है x-2। तो आपसे कहा गया भाई जी एक्स निकालो, उल्टा पूछ लिया। अक्सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये उल्टा पूछ लिया, यानी जी एक्स निकाल दिया। एफ ओ जी गिवन है और आपसे कहा जी एक्स निकाल दो। अब ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जिसको निकालना उसको तुरंत कुछ मान लो, हमने मान लिया है कि जी एक्स बी वाई। ठीक है, अब फंक्शन तुम्हारा क्या है, फंक्शन है 3x + 1। ठीक, ओके। अब फंक्शन में जहाँ पे x था वहाँ हम जी एक्स अगर रख दें तो एफ जी एक्स हो गया।
एफ जी एक्स मतलब हुआ कि जी एक्स की वैल्यू को वाई माना है, तो इस फंक्शन में जहाँ पर एक्स था वहाँ वाई रख दिया, यानी 3y+1। क्यों? क्योंकि जी एक्स को आपने वाई माना। आगे बढ़िए, ये जो फंक्शन है वो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। एफ जी एक्स कितना गिवन है? x-2। तो आप इस पूरे को रिप्लेस कर दें x-2, ये देखिए गिवन मैंने लिख दिया, इसको इस तरीके से रिप्लेस कर दिया गया। इधर राइट हैंड साइड में 3y+1 है, बस यहाँ से y की वैल्यू निकालो, जैसे y की वैल्यू निकली आपका आंसर आ गया, यानी जी की वैल्यू क्या होगी? x-3/3। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमने 11 क्वेश्चंस आपको आज सिंप्लीफाई किए। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन का सेट हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, थ्योरी और ट्रिक्स के साथ मैंने जो डिटेल आपको दी वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वो जो बेल है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आपको कल इसी समय तक आपको एक नया वीडियो इसी लेक्चर पे, चूँकि अभी यही फंक्शन चलता है, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन ही चलता रहेगा, तो उसी पे हम आपको बहुत बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चंस कराएँगे। पिछले 10-15 साल के क्वेश्चंस अच्छे-अच्छे करा देंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, थ्योरी के साथ ट्रिक्स भी जानें, थ्योरी भी जानें, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो में आपको ट्रिक्स मिलती है, थ्योरी नहीं मिलती, तो थ्योरी जानना ज़रूरी है। नहीं तो आप सरफेस लेवल स्टडी करते हैं, और अगर सरफेस लेवल स्टडी आपकी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप फिर अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाएँगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। ओके, नाइस, थैंक यू सो मच।